आई स्कोर्ड 96%। मेरे 98% आए हैं। कब से तुम लोगों ने बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू करी? मेरे को तब भी इतनी सीरियसनेस नहीं थी कि बस मेरे को था हाँ सिलेबस खत्म करना है, लेकिन जब मेरा एग्जाम्स पास आए लाइक आई स्कोर्ड वेरी लेस, मेरे को बहुत डिमोटिवेशन हुआ कि मतलब क्यों इतने कम नंबर आए। मोस्टली स्टूडेंट्स को ना टाइम टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फ्रैंकली मैंने रोज़ टाइम टेबल बनाया, कुछ फॉलो नहीं किया। टाइम टेबल तो बनाया था, सोचा था फॉलो करेंगे, लेकिन वो कभी फॉलो होता नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, होता ही नहीं है। साइंस के लिए तो फिर भी हमें ऐसे कलरफुल नोट्स मिल जाते हैं। आई social के नहीं मिलते थिंक हाँ, सोशल में तो बिल्कुल नहीं मिलते। और मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ, इसके सामने जितने भी सारे मतलब स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल। स्कूल फॉर मी वाज बेसिकली अ फॉर्मेलिटी, नॉट गोइंग टू लाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लाइक 90% तो रिपीट ही होते हैं। हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो आज मेरे साथ दो ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मैं कोशिश ये करूँगी कि जो इनकी पूरी ईयरली प्रिपरेशन थी कि कैसे इन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हाउ दे यूज टू मैनेज देयर टाइम, इनका समर वेकेशन का जो टाइम था वो कैसे करा, एनसीईआरटी ये लोग कैसे पढ़ते हैं, एवरीथिंग। मतलब जितना हम डीप इंसाइट्स आप लोगों को चाहिए उतना ही डिटेल में मैं ये सब कुछ इनसे जेन्युइन क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगी, सो दैट आप लोगों को मालूम पड़ सके कि व्हाट शुड बी द बेटर अप्रोच इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हेलो नैतिक, हेलो नाइसा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पूछना है कि हाउ आर यू फीलिंग एट दिस मोमेंट? कितना परसेंटेज तुम लोगों ने स्कोर किया है, और मुझे ये बता दो कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इस चीज़ पर? I scored 96% and 97 in English. Okay. So my parents were actually very happy. मतलब पहले तो they were like कि नहीं यार आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए. But my mom was in her office at that time जब actually result आया. So she was scared, but जब मेरा result आया she was very happy. Because she said कि I expected 91, 92 because I never scored more than 85%. Oh. But for her, my marks मतलब बहुत अच्छे थे. She was very happy. She was like कि आई डोंट नो बट आई हैव द बेस्ट डॉटर। उनका ऐसा रिएक्शन था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नैतिक? सो आई एम नैतिक सिंह। मैंने अपनी 10th की स्कूलिंग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 3BRD एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ से किया है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, होम मेकर, एंड माई फादर वर्क्स इन इंडियन एयरफोर्स, ही इज़ एन एयरमैन। तो मेरे 98% आए हैं। और मतलब जैसे मेरे रिज़ल्ट के ठीक 3 घंटे पहले मेरी बहन का रिज़ल्ट निकला था। सो पता चला कि उसने भी टॉप किया है। तो मेरे को बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, अगर मतलब मेरे ख़राब मार्क्स आ गए तो मतलब घर का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो लाइक मतलब रिज़ल्ट आ गया, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि रिज़ल्ट आ गया है। मैं मतलब रूम में अकेली मैंने जब परसेंटेज कैलकुलेट किया, जब 98% आया तो चिल्लाने लगा फिर खुशी के मारे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जो भी यार तुम लोगों ने 10th में स्कोर किया, ऑफ कोर्स तुम लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी उसकी बनाई होगी। तो कब से तुम लोगों ने बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू करी, और डिड यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे? जैसे बच्चा बहुत मोटिवेटेड आता है क्लास 10th में कि मुझे तो बस यही क्लास है, फर्स्ट डे से पढ़ूंगा, तो तुम दोनों के केस में कैसा था ये? मतलब मेरा तो ऐसा नहीं था कि मेरे को था कि हाँ आई नीड टू स्कोर मोर देन 95%, बट मेरा कोई स्केड्यूल नहीं था शुरू में। सो बेसिकली सीरियसनेस आई थी जून की हॉलीडेज़ में, जब आई हैड एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी, टू लाइक यू नो डू द सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, SST, हिंदी, जो कि मतलब मैं नहीं करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। मैथ्स एंड साइंस तो मैं करती हूँ। तो मेरे को तब भी इतनी सीरियसनेस नहीं थी कि बस मेरे को था हाँ सिलेबस ख़त्म करना है, कुछ तब उस टाइम पे इतना नहीं था कि टॉप वॉप करना है। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम्स पास आए, लाइक मेरे प्री बोर्ड्स थे, आई स्कोर्ड वेरी लेस, मेरे को बहुत डिमोटिवेशन हुआ कि मतलब क्यों इतने कम नंबर आए, एवरीबडी एल्स इज स्कोरिंग सो मच। आई फेल्ट कि इवन आई हैव द पोटेंशियल, आई यूज टू स्कोर। सो इसीलिए मैंने तब पढ़ना शुरू किया। आई यूज टू स्पेंड 14 आवर्स अ डे, 15 आवर्स अ डे, लाइक लास्ट के 1 मंथ में मैंने बहुत मेहनत करी थी। बट हाँ, ये थोड़ा कंटिन्यूस ही था जून से कि हाँ आई नीड टू स्टडी। सो इन केस आई डिड नॉट स्टडी वीक डेज पे, तो वीकेंड्स तो आई यूटिलाइज प्रॉपरली कि जिस दिन मेरा टेस्ट है मैं उसके लिए पक्का पढ़ के जाऊँगी। लाइक ट्यूशन में जो भी टेस्ट है, काफ़ी बच्चे करते थे, दे डोंट स्टडी फॉर द टेस्ट, दे आर लाइक कि चलो फॉर्मेलिटी हम दे देते हैं। बट आई यूज टू स्टडी फॉर देम एंड आई यूज टू एनालाइज कि मैं किस पार्ट में वीक हूँ। तो इसीलिए मेरा लाइक जो ग्राफ था वो बढ़ता गया। लाइक मेरा ऐसा ही था। एंड मतलब जब लाइक सेशन शुरू हुआ था तो फिर लाइक नॉर्मल सा ही था कि मतलब स्कूल हुआ, फिर कोचिंग हुआ, फिर घर आए, मतलब जितना टाइम मिल गया उतना देर पढ़ लिया। बट फिर ऐसे करते करते जैसे समर वेकेशन शुरू हुआ तो उसमें भी लाइक मैंने बहुत लाइटली पढ़ा कि हाँ मतलब बस चल रहा था। देन हाफ ईयरली में जब स्कोर मार्क्स कम आए, जैसे इसके भी आए, मेरे भी कम आए, बहुत बच्चों के होता है तो वो। उसके बाद से फिर पढ़ना शुरू किया। एंड लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लाइक
जो लास्ट के 3-4 महीने हैं वहीं से मतलब मैंने मेन मेहनत करना शुरू किया। ये होता है। अब जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना टाइम टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब सब मुझसे पूछते हैं टाइम टेबल कैसे बनाना है। अब तुम लोगों का टाइम टेबल कैसा होता था, हाउ वाज योर टाइम टेबल? और दूसरा कि बहुत से स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू स्टिक टू इट, अगर टाइम टेबल बना लिया तो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा टाइम्स रहा होगा जब तुम टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो उसमें तुम लोग क्या करते थे? लाइक फ्रैंकली मैंने रोज़ टाइम टेबल बनाया, कुछ फॉलो नहीं किया, नींद आ जाती है, टीवी देखने लग जाती हूँ, खाने खाने लग जाती हूँ, सो जाती हूँ, कुछ मेरा रहता ही नहीं था। मतलब मेरा ये हो गया था फिर कि जब भी मैं पढूँ ध्यान से पढूँ, अच्छे से पढूँ, कंसंट्रेशन के साथ पढूँ। ऐसा मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया क्योंकि आई डेंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ अप कि अगर मैंने नहीं किया मेरे को गिल्टी फील होता रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने लाइक फर्स्ट मंथ में बनाया था टाइम टेबल, देन मैंने बंद ही कर दिया बनाना कि जब भी मैं पढूँ अच्छे से पढूँ। लाइक 3 घंटे 4 घंटे की मेरी सिटिंग बन जाती थी जब भी मैं पढ़ती थी, मैथ साइंस वट एवर आई यूज टू डू। लेकिन साथ में ब्रेक्स होती थी बीच में कि मैं स्लीपी ना फील करूँ, मेरा ऐसा था। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो लाइक टाइम टेबल तो बनाया था, सोचा था फॉलो करेंगे, लेकिन वो कभी फॉलो होता नहीं है, यही हो तो ही नहीं प्रॉब्लम है, पाता होता है। ही नहीं है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचो कि हाँ आप अगले हफ्ते में क्या करोगे, ये क्या करोगे, आप मतलब वीकली टारगेट्स या डे टारगेट्स रख सकते हो कि हाँ आज, अब आप 15वें दिन का आप नहीं सोच सकते कि आप क्या करने exactly, वाले क्या हो। कर रहे होगे उस टाइम पे, दैट हाँ, आल्सो यू अब उसका कोई सिचुएशन हो गया आप नहीं पढ़ पाए तो टाइम टेबल वेस्ट हो गया। तो मतलब आप डे टारगेट्स रख सकते हो कि हाँ मेरे को आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, सो लाइक ऐसे फॉलो करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब टाइम टेबल पोर्शन तो तुमने बता दिया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा स्कूल भी जा रहा है, उसको अगर कोचिंग या फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स में कई रोल है वो भी है, फिर घर आके कोई टेस्ट्स हैं वो भी है। तो उस केस में होता क्या था कि सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो वो तुम लोग कैसे मैनेज करते थे? अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो? या तो तुम जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो सेम डे रिविजन कर रहे हो, या हाउ वाज योर प्लान? मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे तुम? नैतिक, तुम बताओ। तो जैसे मैंने मैथ्स एंड साइंस के लिए ट्यूशन लगवाया हुआ था, तो क्या करता था जैसे स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ा दिया और ट्यूशन में तो वैसे भी एडवांस में चलता रहता है सिलेबस, तो मतलब मैथ साइंस का मैं सेल्फ स्टडी थोड़ा कम करता था क्योंकि मैं सोचता था कि हाँ अगर 2 घंटे मैं ट्यूशन जा रहा हूँ तो वहीं पर मतलब मैथ साइंस कंप्लीट कर दूँ, ऐसा ना हो कि मेरे को दोबारा बैठ के मतलब पढ़ना उस पड़े। समय फोकस्ड होके ट्यूशंस को देना है। हाँ मतलब ट्यूशन में ही मतलब मेरा हो जाता था मैथ साइंस का, बाकी जो इंग्लिश हिंदी और सोशल साइंस है वो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहता था। मेरा तो ऐसा ही था कि मैं मैथ्स के ट्यूशन में तो बहुत फोकस से पढ़ती थी क्योंकि अगर मेरे को कंसेप्ट ही नहीं समझ आया वोंट बी एबल टू कंप्लीट माय होमवर्क। बट साइंस में इट वाज प्रीटी ऑफन बिकॉज मेरा जो टाइम था साइंस का वो सिर्फ स्कूल और मेरे लाइक ट्यूशन में 15 या 20 मिनट्स का गैप था। सो आई यूज टू बी वेरी टायर्ड, आई यूज टू बी वेरी स्लीपी ड्यूरिंग द क्लासेस। तो मैं वहाँ अंडरलाइन कर लेती थी जो मैम पढ़ाती थी, लेकिन घर आके लाइक जब भी मेरा कोई टेस्ट है, मैम जैसे बोलती हैं कि मैंने आज ये पढ़ाया, मैं अगले हफ्ते ये टेस्ट होगा, होंगे, हाँ। तो मैं उससे पहले मतलब अगले दिन से शुरू कर देती थी कि हाँ मेरे को ये करना है अच्छे से। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप भूल ही जाओगे आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रहता है, तो उसे मैं परफेक्ट कर लेती थी अपने चैप्टर को घर आके। अब जैसे सबसे बड़ा क्या है कि एक टाइम जो पूरे 10th के हमारे जर्नी में आते हैं, दैट इज़ अ समर वेकेशन। उससे ज़्यादा टाइम आई डोंट थिंक सो हमें पूरे 10th में कहीं और पे मिलेगा अगर हम कुछ एक टारगेट एस्पायर करें, क्योंकि दैट इज़ द टाइम जहाँ पे वी कैन डू द बेस्ट प्रोडक्टिव वर्क। तो समर वेकेशंस की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज मुझे बताओ। समर वेकेशन में क्या था कि मतलब पहले तो सोचा हुआ था कि हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली वो उतना हो नहीं पाया। बट यस ये रहता था कि मतलब दिन में जैसे यूट्यूब पे लेक्चर लगा लिया तो फिर मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ता रहता था। अनफॉर्चुनेटली हाफ ईयरली का तो नहीं हो पाया, बट लाइक हर एक मतलब 5 सब्जेक्ट में से क्या कहते हैं ऑलमोस्ट मेरा हाफ सिलेबस हो गया था उसमें। सो बेसिकली मेरी समर वेकेशंस बहुत फ़न थी एक्चुअली। मैंने पढ़ाई भी की, साइमल्टेनियसली मैंने लाइक समर कैंप्स ज्वाइन कर रखे थे। आई वॉज़ वेरी गुड एट डांस काफ़ी टाइम से, तो मैं उस पर भी फोकस करती थी कि पूरा टाइम पढ़ना नहीं, अपनी हॉबीज़ को भी पे भी थोड़ा ध्यान देना है। तो मैंने पढ़ाई की। आई वॉज़ अ नाइट आउल एक्चुअली। सो सुबह सुबह मैं मज़े करती थी, ट्यूशन्स जाती थी, टीवी देखती थी, खाना खाती थी, प्रॉपर जैसे नॉर्मल किसी एवरेज स्टूडेंट का होता है लाइफस्टाइल, जैसे 10th क्लास का। और रात को जब मेरा मन करता था कि चलो हाँ हम पढ़ लेते हैं, तो मैं 2 या 3 घंटे पढ़ लेती थी। मतलब जो ट्यूशन्स में हुआ वो करती थी, स्कूल वाला तो मैंने मतलब छोड़ दिया था कि नहीं अभी एक बार एक जगह पे फोकस कर लेते हैं, 2 जगहों पे फोकस करना मुश्किल है। तो ट्यूशन में जो जो होता गया मैं वो करती गई। एंड मंथ के लाइक एंड तक मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के 5-6 चैप्टर्स तो हो गए थे। ओके।
और तुम लोग जैसे रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर साल मैं उनको समझाती हूँ, बट दे गेट इन्वॉल्व इनटू सो मैनी बुक्स, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं करते उस चीज़ को, बट दे आर गेटिंग कन्फ्यूज और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होता है। तो तुम दोनों के सिनारियो में तुमने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करे, या अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो कैसे पढ़ी, वो सब चीज़ें? जैसे कि आजकल जैसे अगर साइंस का एग्जांपल लेते हैं, साइंस में आजकल वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मतलब मैं क्लास में भी देखता था जितने भी लोग हैं सब मतलब बड़ी बड़ी बुक्स ले रहे हैं, मोटी मोटी बुक्स ले रहे हैं, बट हार्डली उनमें से किसी को पता रहता था कि जो सीबीएसई है वो ऑफिशियली खुद भी लॉन्च करता है, खुद मैं भी उसको लॉन्च बताती हूँ करता बच्चों है। को हर साल कि वो तुम पहले सॉल्व करो। हाँ, इंस्टेड कि हम क्या कहते हैं दूसरे बुक्स पे जाएं, हमें सबसे पहले उसी बोर्ड के क्या कहते हैं पेपर्स कर लेने चाहिए, या फिर जो भी उन्होंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है जिसका हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा कन्विंसिबल रहता है। और उसके अलावा कोई बुक्स नहीं? उसके अलावा तो जैसे क्या कहते हैं एनसीईआरटी तो रीड करता ही था। एनसीईआरटी मतलब आपको हर सब्जेक्ट में करना ही करना है। प्लस ये मैंने क्या कहते हैं 1 o'clock रिवीजन ये तो बुक लिया खैर था। तुमने लास्ट में करी होगी बिल्कुल। हाँ, इसमें मैंने एकदम। तुम्हारे मार्क भी देखे हुए हैं, तुमने क्वेश्चंस और मतलब ये बुक के बारे में मैं क्या बताऊं, जैसे मतलब सोशल साइंस में अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे इतनी बोरिंग रहती है, मतलब जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ है और पिक्चर्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जैसे एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बोरिंग चैप्टर भी है। तो इसमें इतने अच्छे से लोग मतलब मैम ने कितने अच्छे से मतलब फॉर्मेट करके हर एक मतलब जो भी इंसिडेंट्स हैं उसको एआई प्रॉम्प्ट्स के साथ इमेज देके इतने अच्छे से मतलब बनाया हुआ है। मतलब मैं तो लिटरली कहूँगा साइंस में भी मैम ने ऐसे बनाया हुआ है। तो मतलब साइंस के लिए तो फिर भी हमें ऐसे कलरफुल नोट्स मिल जाते हैं। आई सोशल के नहीं मिलते हाँ, हैं। सोशल में तो बिल्कुल नहीं मिलते। और मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ इसके सामने जितने भी सारे मतलब स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा है, वैसे भी कोई भी बच्चा है ना, उसको मैं हमेशा बोलती हूँ यू फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी, उसके नोट्स बनाओ। अगर एनसीईआरटी नहीं करना है नोट्स बनाओ, जो बोर्ड के पेपर्स है वो सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। उसके बाद तुम्हें जो करना है अपने फन के लिए, टाइम पास के लिए, वो तुम करो। नाइसा, व्हाट वाज विद यू? देखो एनसीईआरटी इज आवर बाइबल। लाइक अगर आपने एनसीईआरटी नहीं की तो जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. कॉन्फिडेंस शर्मा, बूस्ट नहीं होता है फिर। हाँ एग्जैक्टली। जैसे अब जो कोई बुक्स है मैथ्स की, हमारी क्लास में जितने भी बच्चे थे दे सेड यू बाय आर.डी. शर्मा यू विल गेट 100। हाँ। बट इट्स नॉट द थिंग। अगर आपको एनसीईआरटी आती है, मैंने बोर्ड से पहले 4 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी एंड मेरा सॉर्टेड था कि भाई हाँ मेरा हो गया है, आई डू नॉट नीड टू डू आरडी, क्योंकि आरडी काफ़ी बार होता है उसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन Questions होते होते हैं, हैं। exactly. तो मैं डीमोटिवेटेड फील करने लग गई थी। मैंने खरीदी थी, एक क्वेश्चन किया बस हो गया, छोड़ दी मैंने वो सॉल्व करनी। उससे डीमोटिवेशन बहुत होती है। और जैसे एसएसटी है, एसएसटी इज़ द सब्जेक्ट विच आई डू नॉट लाइक सीरियसली। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है तो वो। बेसिकली अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बहुत कुछ रट्टा करने वाला था एंड सेम इज़ द केस विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो मैंने लाइक वो बना रखे थे, पूरा टाइमलाइन बनाया हुआ था कि मैं बार बार बुक खोल के नहीं पढ़ सकती, मेरे लिए मुश्किल है। एंड बोर्ड से भी पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी, उससे मैंने रिवीजन की थी, क्योंकि एक एक बार तो पहले चैप्टर पढ़ा हुआ रखा था। था, एंड जो आपकी बुक है स्कोर 100, अच्छा इसके पास 1 o'clock है, तुम्हारे पास हाँ score मेरे 100 पास है। स्कोर 100 है। तो मैंने इसमें आपके जो माइंड मैप्स हैं उससे पढ़ाई की थी कि उसमें जैसे आपने पॉइंटर्स दिए हैं छोटे छोटे, तो उससे एक्टिव रिकॉल का मैंने प्रोसेस लाइक ट्राई किया कि अगर मैंने पढ़ रखा है तो क्या कितना वो कर चीज़ पा को रहे पढ़ हो? के मुझे याद आ रहा है मैंने क्या क्या किया था। और उसके ऊपर मैं अपने आप क्वेश्चन फ्रेम करती थी, उनको अटेम्प्ट करती थी। और अगर नहीं आता था, जैसे मेरे को आंसर चाहिए, फिर उसको मैं फिर दोबारा पैराग्राफ को पढ़ती थी, या पीवाईक्यूज रेफर हाँ कर लेगी हाँ क्या? PYQs वगैरह करती थी। मेरा ऐसा ही रहता था, मतलब मेरा सॉर्टेड था ऐसा। यही आई थिंक यही रिसोर्सेज होते भी हैं एक बच्चे के लिए। मुझे एक चीज़ ये बताओ, एनसीईआरटी जैसे तुम लोगों ने बात करी है, तो तुम लोग का क्या मेथड होता था एनसीईआरटी पढ़ने का? बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि हम एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ें कि पहले समझे चैप्टर को फिर पढ़ें, उस पर मार्क करें या नहीं करें, तो वो थोड़ा मुझे बताओ। जैसे एनसीईआरटी को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि एक बार जैसे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। ले लो। हाँ, मतलब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं वन शॉट, मतलब एक बार तुम्हें ओवरव्यू हो जाए तब जाके एनसीईआरटी स्टार्ट करो। क्योंकि अगर डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बोरिंग भी लगेगा और तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और बाकी जितने भी जैसे साइंस है उसमें एक्टिविटीज़ ये सब सारी चीज़ें, मतलब आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पता रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट उसी में मार्क करना है। मेरे लिए तो था जैसे साइंस सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी इजंट सफिशिएंट। उसमें जैसे एक एक लाइन दे रखी है बट उसके मीनिंग एक्चुअली एलैबोरेशन नहीं एक्टिविटीज में है। है। हाँ उसमें बस एक्टिविटीज़ है। अब क्वेश्चन तो आ जाएगा, अब हमने एक्चुअली लाइव एक्सपेरिमेंट करे नहीं, सो हाउ वुड वी एक्चुअली नो दैट कि उसमें क्या हो रखा है। तो इसलिए आई यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स, उसमें देखती थी
स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, एंड थोड़ा ओवरव्यू ले लेती थी, जैसे 20-30 मिनट्स की वीडियो देख के, एंड देन आई यूज़ टू मेक माई ओन नोट्स साइंस के लिए, उससे पढ़ती थी, या तो जो ट्यूशन में मैम लिखवाती थी उससे पढ़ लेती थी। एंड देन लास्ट में मैंने बोर्ड्स के टाइम पे एनसीईआरटी खोली थी। फिजिक्स तो मैंने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी से, क्योंकि उसमें तो कुछ पढ़ने वाला था नहीं क्योंकि ज़्यादा। हाँ एग्जैक्टली वो आधा ही छोड़ बट रखा है। केम और बायो तो मैंने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी थी, एंड उसे हाईलाइट करा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे बुक में। ठीक है, अब मुझे बताओ नोट्स तुम लोग कैसे बनाते हो? जैसे तुम्हारे स्कूल में अलग टीचर्स रिटन वर्क कराते हैं, देन अगर बाई चांस ट्यूशंस जा रहे हो देन यू विल डू समथिंग एल्स, अब ऑनलाइन तुम कुछ पढ़ रहे हो देन यू विल मेक नोट्स, तो ये सारा इतने अलग अलग जगहों पे नोट्स बना के ये कैसे तुम लोगों ने इस चीज़ को सॉर्ट किया अपने लिए? कोचिंग में जैसे क्या रहता है, हमेशा सिलेबस थोड़ा सा एडवांस चलते रहता है। हाँ। तो मेरी मैम क्या करती थी, मतलब क्लास में ही नोट्स लिखवा देती थी। और फिर स्कूल में क्या रहता था, स्कूल में भी मैम क्लास में ही नोट्स लिखवा देती थी। तो जैसे क्या कहते हैं, एक बार कोचिंग सेंटर में वो वाला चैप्टर हो गया तो मेरे को ओवरव्यू पता चल गया कि हाँ क्या क्या है चैप्टर में, और जो जो पॉइंटर्स मतलब क्लास में जैसे अगर मैम पढ़ा रही हैं स्कूल में, अगर मेरे को लग रहा है कि मिस हो रहा है या फिर क्या कहते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ या फिर मैं इसको और अच्छे वे से लिख सकता हूँ, तो मैं उसी वक्त कर लेता था, ताकि मतलब ज़्यादा लिखने का भी काम ना मिले, कम टाइम में आपका मतलब सब कुछ हो जाए। या School for me was basically a formality, not going to lie. Basically, I was a backbencher. I used to sit end में, बच्चों से बातें करना, क्लास चल रही है, सोना। तो मैं स्कूल के नोट्स तो कभी नहीं बनाती थी। मेरे को पता था कि हाँ ट्यूशन में चल रहा है, ट्यूशन में वी वर डिपेंडेंट कि हाँ ट्यूशन है, ट्यूशन वाले of course, लिखवा वहाँ पे देंगे cover up नोट्स। तो मैं नोट्स तो हमें बनवा ही देते थे ट्यूशन वाले, एंड मैं उसे रिवाइज कर लेती थी। स्कूल में टीचर्स नो कि हाँ नो बडी स्टडिंग, तो वो भी ऊपर ऊपर से ही पढ़ाते थे, तो उनके नोट्स की कोई क्वालिटी नहीं थी इतनी। तो इसीलिए मेरे लिए तो डिपेंडेंसी थोड़ी ट्यूशन्स पर ज़्यादा थी। एंड जो भी वो नोट्स बनवाते थे, बाय चांस मैंने कुछ ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा उसके बाद, उसमें मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ नया पॉइंट है, तो मैं वो जो भी टॉपिक था उसके आगे वो लिख देती थी, ताकि मेरा जो पूरा नोट्स है वो कंप्लीट हो जाए। गुड। आप मुझे एक बार बताओ, जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट के जब मंथ्स स्टार्ट होते हैं ना, तो यूजुअली अगर हमें कुछ आता भी है तो वी गॉट अंडर दिस प्रेशर कि हमें कुछ नहीं आता। तो उस लास्ट के कुछ मंथ्स में जो हमारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स यूजुअली हम सारा टाइम या तो साइंस में या मैथ्स में देते, वो लास्ट के 3 मंथ्स में या बोर्ड एग्जाम्स जब चल रहे थे तो कैसे तुम लोगों ने अपना सब कुछ? मैम जो अभी आपने जैसे बात बोला कि सोशल साइंस ही सबको बच्चे कम टाइम देते हैं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मतलब पूरे साल बच्चे क्या करते हैं, वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें मार्क्स लाना थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, जैसे मैथ्स एंड साइंस। बट इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस वो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप बहुत इजीली 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, तो आप उसको भी इम्पोर्टेंस दो। और अगर लास्ट मंथ्स की बात की जाए तो आप मतलब PYQs तो करते ही जाओ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे, आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लाइक 90% तो रिपीट ही होते हैं। तो मतलब CBSE के जो ऑफिशियली पेपर्स उन्होंने अपलोड किए हुए हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, और मार्किंग सीम तो ज़रूर देखना चाहिए, मतलब उससे फिर पता चलता है कि हाँ टीचर कैसे गुजरता है जब वो कॉपी चेकिंग करता है। ये तो है, इम्पोर्टेंट है। मेरा जो था साइंस एंड मैथ्स वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी एंड SST मेरी बहुत वीक थी। हिंदी में आई यूज़ टू स्कोर 60 से नीचे, इंग्लिश में भी मेरा स्कोर लाइक 60s के आसपास ही रहता था, SST में आई यूज़ टू टच 70 बेयरली, ऐसा मेरा रहता था। तो मेरी मॉम ने मेरी ट्यूशन्स लगवा दी थी कि एज अ पुश कि हाँ यू नीड टू स्टडी, तो वो बर्डन रहता था कि हाँ यू नीड टू गिव द टेस्ट, तो उस टाइम पे मैं पढ़ लेती थी। बट एंड में ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील करने लगी थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट में आई यूज़ टू स्कोर वेरी लेस। तो उस टाइम पे माई मॉम यूज़ टू पैम्पर मी अलॉट कि हाँ पढ़ लो विल गेट यू दिस, तो आई यूज़ टू स्टडी उस टाइम पे। तो मेरा ऐसा था। और उसके बाद मतलब आप नोट्स पढ़ो अपने, आप पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होगा कि हाँ आपने ये पढ़ा था, 1-2 बार नोट्स पढ़ो। अब जैसे आपकी जो बुक्स हैं, अब मैंने डेफिनेटली ज़्यादा PYQs नहीं करे, लेकिन मैंने सैम्पल पेपर्स तो पक्का सॉल्व किए थे CBSE के, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसे ये बुक्स हैं, इनमें मैंने मेरा बेसिकली प्री बोर्ड में पेपर काफ़ी रह गया था, 10 मार्क्स का पेपर छूट गया था, तो मैंने प्रॉपर CBSE की जैसे शीट्स मिलती है वो ली, एंड में मैंने उन पे प्रैक्टिस करी। जैसे इसमें क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर्स हैं और वो पुराने पेपर्स हैं, उनको मैंने सॉल्व करके देखा, एंड अपने मार्क्स लाइक चेक करवाए टीचर से कि कितने मेरे बन रहे हैं, कहाँ मैं इम्प्रूव करूँ। तो मैंने एंड पे यही काम किया। चैप्टर्स तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े एंड में, और 1-2 तो मैं छोड़ के भी चली गई थी। तो किसकी बात करें, इंग्लिश की? नहीं, हिंदी में मैंने छोड़ दिए थे, बट थैंकफुली वी हैड एन ऑप्शन, तो आई अटेम्प्टेड दूसरे क्वेश्चंस। मैं छोड़ गई थी कि एंड में अगर मैं ये पढ़ने लग गई तो मेरा बाकी मेरे को भूल जाएगा, तो इसलिए मैंने उन पे ही फोकस किया, उनको अपना परफेक्ट किया, क्वेश्चंस किए,
तो मेरा एंड में लास्ट के मंथ में यही स्केड्यूल था कि बस क्वेश्चंस करने हैं और ज़्यादा मतलब नया कुछ नहीं करना है। तो जैसे एडिशनल सब्जेक्ट्स है हिंदी इंग्लिश, इसमें हम पढ़ते नहीं है। जैसे मेरे को तो पूरे साल ही बच्चे बहुत परेशान करते हैं कि ये हमें नहीं आता। तुम्हारे एडिशनल में कैसे, क्योंकि आई थिंक तुम अभी कुछ बता रहे थे कि तुम्हारे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे थे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। हाँ, इंग्लिश में मेरे बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे थे। लाइक प्री बोर्ड में तो 80 में से 66 आ गए, 68 आ गए। मैं मतलब बहुत डिप्रेस हो गया सेम था। वाज द केस विद मी। हाँ, क्योंकि मतलब जहाँ पे मेरे मैथ्स में लाइक 79 आ रहे हैं 80 में से, और साइंस में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी में फुल आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा इंग्लिश पूरा परसेंटेज डाउन कर रहा है। तो फिर उसके बाद मेरे को आपके यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला, तो उसको फॉलो किया एंड बहुत अच्छा फील होता है कि इंग्लिश में 99 आए हैं मेरे। बाकी हिंदी में मेरे 95 आए हैं, मैथ्स में 100 आए हैं, साइंस में 91 आए हैं एंड सोशल साइंस में 96 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 आए हैं। वाह। इंग्लिश में आई यूज टू स्कोर 65 62 ऐसे, बट देन आई स्कोर 97 in my boards and then 93 in Hindi, 93 in SST. It was a dip for me because I scored 100 in boards, pre-boards, but it's okay. And then in maths I scored 97 and science I scored 95 and IT में मेरा 98 आया था। गुड। अब मुझे ना अपने जैसे जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे अच्छे नहीं थे परफॉर्मिंग, फॉर एग्जांपल वीक सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल जो भी होगा व्हाटएवर, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज तुम लोगों ने फॉलो करी दैट कि तुम्हारा मार्क में इतना सारा जंप हो गया? मे बी नैतिक यू कैन स्टार्ट। इंग्लिश में क्या होता था कि मैं पहले एनिमेटेड वीडियोस देख के जाता था, और मैं सबको बताना चाहता हूँ सबसे वर्स्ट स्ट्रैटेजी होती है ये, क्योंकि स्टोरी सबको पता रहता है लेकिन उसको पेन डाउन की लिखना नहीं आता। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है लेंचो की लाइफ स्टोरी के बारे में बताओ, मतलब क्या क्या उसने फेस किए। अब एक बच्चा लिख रहा है लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक बच्चा लिख रहा है लेंचो वाज एन ऑक्सफर्ड। ये कहाँ से देखा है? ये आप ही से देखा है। स्कोर 100 की बुक से मैंने Score भी 100 हाईलाइट में कर भी रखा है था ये। कि मेरा भी सेम था। इंग्लिश में मेरा भी था कि मैं पहले यूट्यूब से पढ़ लेती थी, बट दोस टीचर्स देमसेल्व्स वर नॉट एजुकेटेड, लाइक वो फॉर द सेक ऑफ टीचिंग पढ़ाते थे। Exactly. तो मैंने इंग्लिश वो- को हिंदी में करके हाँ, पढ़ा वो देना, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा यू विल नहीं नेवर हुआ। बी एबल टू फेच मार्क्स इन इंग्लिश। तो मैंने चैप्टर तो मैंने जैसे समझ लिया। अब मैंने अपने प्री बोर्ड दिए, प्री बोर्ड में मैंने ऐसे ही किया था, एक दिन की छुट्टी थी तो मेरा था कि चलो जितना होता है कर लेते हैं। अब मेरे मार्क्स इसी कारण कम आए। आई डिड नॉट यूज़ कीवर्ड्स, बेसिक इंग्लिश लिख के आई, बट उसके बाद आई यूज्ड योर बुक, आई ऑर्डर्ड इट। लाइक स्कोर 100 में मैंने समरीज पढ़ी, उसमें जैसे वर्ड्स हैं जैसे लेंचो वाज डिवास्टेटेड, देन ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऐसे जो वर्ड्स थे मैंने उन्हें हाईलाइट किया। अपने आप खुद क्वेश्चंस जैसे थे इनमें उसको frame किया होगा। उनको फ्रेम करा, अपने टीचर से पूछा कि इज़ इट ओके, एंड अगर वो कहते थे हाँ अच्छा है तो आई यूज़ टू कैरी दिस ऑन। एंड जब मैंने टेस्ट दिए थे बाद में अपने बोर्ड के टाइम पे, जब 1-2 दिन रह गए थे, तो आई गॉट इट कि हाँ इट्स वर्किंग आउट। तो मैंने फिर ऐसे ही आंसर्स लिखे थे एंड देन मैंने पोएट्स के नाम डाले या ऑथर्स के नाम डाले, जिससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ वी नो एवरीथिंग। तुम्हारे केस में मतलब कीवर्ड्स वगैरह तुमने कैसे? मतलब जैसे पहले मेरे को नहीं पता रहता था कि इंग्लिश की एक्चुअली मार्किंग स्कीम क्या होती है, पर जब पता लगाया तो पता चला कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जैसे लेंचो वाला एग्जांपल दिया, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि वो 3 मार्क्स का है, वो 3 मार्क का है नहीं, वो एक्चुअली एक्यूरेसी सिर्फ 1 मार्क का रहता है। 2 मार्क्स आपके वो वोकैबुलरी, प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के होते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा प्लीज़ एनिमेटेड वीडियोस या फिर स्टोरी समझ के मत चल जाना, क्योंकि स्टोरी सबको पता रहता है लेकिन उसको लिखना कैसे नहीं पता रहता है। और इंग्लिश में मैं ग्रामर का भी बताना चाहूँगा। जैसे मैंने अपने क्लास के बच्चों को देखा है कि मतलब ग्रामर 12 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से 10 करने रहते हैं। अब 6 टॉपिक्स हैं, यानी सब में से क्या कहते हैं 1 मार्क का जगह 2 मार्क का हार्डली। हाँ। अब उसके लिए मैम वो लोग लिटरली मतलब जैसे 6-6 घंटे की वीडियोस देखते थे, और मतलब उसका कोई लिटरली सेंस नहीं है। आप मतलब कुछ ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, एनालाइज करो, ग्रामर बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी इंग्लिश की। और बाकी मैम की वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं। बेसिकली जैसे आपने वीडियोस डाली, आपने शॉर्टकट्स दिए, बॉट फार्मूला दिया जैसे, तो ये सब मैंने किया था। मतलब अगर आप 6 आवर्स की वीडियो देखते हो उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप इवेंचुअली थक जाओगे, आप जो भी आगे पढ़ोगे आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए जैसे आपकी 20 मिनट्स की वीडियोस होती थी वो अच्छा था, मैं उसी से ही पढ़ती थी। देन उसके भी नोट्स बना रखे थे कि बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन एक बार बना के रख लेते हैं। एंड जैसे वो फॉर्मूलाज थे मैं लिख लेती थी पेपर में एक टाइम पे कि हमने ये किया था एंड अब इसी को ही अप्लाई करेंगे एंड उससे आएगा। और मैं ये भी सजेशन देना चाहूँगी अपने जूनियर्स को कि प्लीज़ ग्रामर में
टीचर सजेस्ट कि सारे क्वेश्चंस कर लो हाँ। 12, लेकिन आप पहले 10 वही करो जो जो आपको आपको श्योर बहुत है। अच्छे से Confident हो। आते हैं। क्योंकि मेरे साथ अभी यही हुआ बोर्ड्स में, मेरे 10 ठीक थे 12 में से, लेकिन जो 10 ठीक हुए वो वो ऊपर बाद वाले वाले नहीं हो हो गए, गए, इसीलिए आई हाँ। स्कोर 2 नंबर मेरे कट गए। यही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि इसलिए। कोई भी सीबीएसई एग्जामिनर जब चेक करता है ना, लेट्स सपोज तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं, तुमने सारे अटेम्प्ट कर दिए कॉन्फिडेंस में, तो एग्जामिनर विल नॉट टेक द पेन टू असाइन नंबर्स ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर करेक्ट। वो ऊपर से देखेगा वो जो top पहले 10 10 है देखता है। वो चेक कर देगा। अब वो उसमें check तुम्हारे कर 2 देगा। गलत हो गए तो यू आर एट एंड अब मेरे उसमें 2 गलत हो गए एंड इवेंचुअली मार्क्स कट के, तो ऐसा ही I'd होता है। मैं suggest कि बच्चों को ना ही यही करें यही वो चीज़ें ऐसा। समझाती हूँ कि कीवर्ड्स देखो लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली, क्योंकि साइंस मैथ्स में ना हम पढ़ रहे होते हैं, हम कैसे ना कैसे करके उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस में भी ये चीज़ है कि सोशल साइंस में भी आपको छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तो ये एक बेसिक चीज़ है। एक क्वेश्चन मतलब ये बस फटाफट से बताने वाला ये कि एक सब्जेक्ट जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद था 10th में। My आपसे- teacher will get offended actually, but it was Hindi. I अच्छा। always hated that subject. मेरे लिए सोशल साइंस और इंग्लिश बहुत लाइक नहीं, आप इंग्लिश इंग्लिश नहीं बोल सकते, तुम आपको 99 मार्क्स आ गए तुम्हारे। मतलब बट मैम वो पूरे साल बहुत सफ़र किया मैंने इंग्लिश से, तुम मतलब अकेले नहीं हो बेटा, बहुत बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं जिनसे नहीं होती है इंग्लिश। और सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है एट द एंड तुम्हें मेमोराइज करना है, उसमें कुछ नहीं है ऑप्शन कि नहीं है। हाँ। और सबसे ज़्यादा पसंद मतलब फेवरेट सब्जेक्ट? मेरे लिए तो मैथ्स एंड साइंस था, मतलब अगर मैं एक को चूज़ करूँ तो मैथ्स, बिकॉज उसमें उतना कुछ याद करने वाला नहीं होता, इट्स कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल। हिंदी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर तुम्हें आज अभी अपने जूनियर्स को कुछ सजेशंस देना है, क्योंकि होता क्या है, मैं बच्चों को बहुत बार ये बता चुकी हूँ, ये 10th का एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर स्कोर 90% मार्क्स, तो तुम समझ सकते हो कि उसका क्या लेवल है। बस ये है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। कोई हार्डकोर मोटिवेशन, हम यूपीएससी का पेपर तो क्रैक करने जा नहीं रहे। पूरा साल बच्चों को मैं ये चीज़ समझाती हूँ कि इतना जितना ओवर हाइप कर दिया जाता है ना अननेसेसरीली, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या 3 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे को नहीं करनी है किसी भी कॉस्ट पे? मतलब ऐसा रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस, दे स्टडी, दे से कि हम इतने टाइम बैठे, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। हाँ। वो फ़ोन चलाने लग जाते हैं, रील्स चलाने लग जाते हैं, जिसके कारण उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इवेंचुअली पेरेंट्स थिंक कि मेरे बच्चे ने तो इतना हार्ड वर्क किया था, बट दैट पर्सन डिड नॉट स्कोर। बेसिकली अगर आप हार्ड वर्क करोगे, 10th इज़ नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कर लोगे अच्छे से, देन यू विल स्कोर मार्क्स। अगर आप नहीं करोगे, देन तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर के टाइम पे। अगर आपको आता भी है, काफ़ी बार होता है कि पेपर छूट जाता है, मेरे साथ बहुत हुआ था प्री बोर्ड्स में, तो मैंने उस चीज़ पे वर्कआउट किया था कि हाँ, आई नीड टू मैनेज माई टाइम। हिंदी में मेरा पेपर बहुत छूटता था, तो मैंने हिंदी के पेपर अटैम्प्ट किए, अपनी स्पेलिंग्स को सुधारा। तो ग्रामेटिकल एरर्स भी बहुत बच्चे करते हैं, उनको भी सुधार लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी मार्क्स कट deduct जाते होते हैं। हैं। इवन तो अगर आपको सब आता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स ही आधा आधा मतलब मार्क कट गया हर क्वेश्चन में, फिर आपके मार्क्स अगर 100 आने थे उसकी जगह 90 आएंगे, तो वो मतलब बुरा लगता ही है। टॉप 3 एडवाइसेस में तो सबसे पहले ये करूँगा कि हर सब्जेक्ट को क्या कहते हैं वो देना है, इक्वल टाइम। रिफ़र करना है, बिकॉज आपके एट द एंड टॉप 5 ही मतलब परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं। तो मतलब हर सब्जेक्ट को आप इक्वली टाइम दो, सिर्फ मैथ साइंस नहीं, आप इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ी सी इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टेड ऑफ मतलब कि आप दूसरे बुक्स को पहले करो, सबसे पहले सीबीएसई ने जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सीबीक्यू की क्वेश्चन बैंक दिया है, उसको सॉल्व करो। मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस ये कहूँगा, पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है। वो मतलब जैसे बच्चे रहते हैं जिसे क्वेश्चन नहीं आते, अब जैसे मेरे अगर हिंदी में 95 आए हैं, तो 95 में से मेरे 5 मार्क्स गलत हुए। अब मैं उसके लिए ये नहीं कह सकता कि पेपर डिफिकल्ट आया था, पेपर बहुत ईजी आया था, बस वो हम रहते जिन्हें वो क्वेश्चन नहीं आते। नहीं आया ऑब्वियसली। अदरवाइज कोई भी बोर्ड नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा फेल हो। पेपर हमेशा बहुत ईजी आता है, बस कुछ ही चीज़ें हैं, आप अगर ट्रेंड को समझ जाओगे, एनालाइज कर लोगे पेपर को, मोर क्योंकि देन रिपीट हो जाते हैं आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो जेनरिक है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग एक्चुअली, इट्स नॉट ऑलवेज कि पेपर इजी आता है। जैसे अब इस बार क्या हुआ, एसएसटी का पेपर ले लेते हैं, उसमें एमसीक्यूज़ थे, तो एमसीक्यूज़ हमसे नहीं हुई, वो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने एक्चुअली लाइन, हर एक लाइन को नहीं पढ़ा, हमने पिक्चर्स को एनालाइज नहीं किया। पिक्चर्स के नीचे से भी 2-3 क्वेश्चंस आ रखे थे। हाँ, बल्कि मैंने बोला था कि पिक्चर्स हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लास्ट पे ही
रात को या सुबह मैंने कुछ पढ़ा था पिक्चर्स वगैरह, उसमें से थैंकफुली क्वेश्चंस आ गए थे, तभी मेरे क्लास के बच्चे सफ़र कर रहे थे कि पेपर वाज वेरी टफ. इट वाजंट टफ, बट द थिंग इज़ हम हर पार्ट को एनसीईआरटी के नहीं पढ़ते, सिर्फ थ्योरी जो बीच में दी होती है हम उसी को ही पढ़ के चले जाते हैं एंड वी थिंक दैट वी आर डन. तो इसीलिए एवरी सिंगल लाइन, चाहे वो पर्पल बॉक्स हो, चाहे वो मोर टू नो, कुछ ऐसे जो होते हैं बॉक्सेस, क्वेश्चंस होते हैं. रेड शर्ट आर्मी का एग्जांपल है जिसमें लिखा था 30,000 पीपल ने ज्वाइन किया था. रेवोल्यूशन वाला आपके इसमें है, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में. तो वो जो 35,000 डेटा है ना, वो इट्स गिवन इनसाइड द बॉक्स. तो बच्चे को नहीं समझ आता है कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं, बट वो दिया होता है, छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है वो बॉक्सेस की साइड में जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता अब है. हमारे भी जैसे एक क्वेश्चन आया था बुक ऑफ मार्वल्स पे, हाँ. विच वाज मार्को मेरा पोलो. भी आया मार्को था. पोलो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते कि ये क्या है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हाँ, क्वेश्चन है. नहीं, वो एक्चुअली वो given पिक्चर है. के Picture के नीचे नीचे एक का लाइन description थी, है, उसमें true. वो दे रखा था. Exactly. इसलिए उनको थोड़ा होता है, बट इसलिए एमसीक्यूज तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में मेरे भी एमसीक्यूज में मार्क्स कटे हैं, थ्योरी में कम ही कटे हैं. तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना एज अ मस्ट. बाकी थ्योरी तो आप कर लोगे अगर आपको मतलब कंसेप्ट आता है तो. बाकी जो तुम लोगों के नोट्स हैं या बुक्स में जो मार्किंग्स हैं वो हम अभी बाहर हम रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि बच्चे उसको और डीपली देख सके कि कैसे तुम लोगों ने नोट्स बनाए थे. तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अभी हम दिखा नहीं सकते इन चीज़ों को, बट इन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं. आई थिंक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जिस वजह से इन लोगों ने वो नोट्स बनाए हैं. एंड थैंक यू सो मच नाइसा, थैंक यू नैतिक. एंड अभी आगे तुमने कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट किया है दोनों ने? मैंने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया है, सेम स्कूल से मैं अभी अपना करने वाला हूँ 11th. मैंने मेडिकल ली है. फॉर मी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज स्कूल एंड साथ में कोचिंग, सो आई हैव चेंज्ड माई स्कूल अभी. ओके ओके ओके, ठीक है. ओके देन आई थिंक तुम लोगों से बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड इट्स गुड टू सी कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छा करो. माई विशेज़ आर ऑलवेज़ विद यू बच्चों. जब भी मेरी ज़रूरत पड़े प्लीज़ डू रीच आउट. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और आई होप आप लोग को बच्चा अच्छे लगे होंगे ये. तो जो भी आपके बेटा डाउट्स होंगे ना रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से जो तुम्हें नाइसा या नैतिक से पूछना होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. एंड आई वुड रिक्वेस्ट नैतिक एंड नाइसा कि जब बच्चे ये पॉडकास्ट देखें तो प्लीज़ वो जो नीचे क्वेश्चंस पूछे, मेक श्योर अगर टाइम मिले टू टेक आउट सम टाइम एंड रिप्लाई टू देयर Sure, क्वेरीज, sure. ताकि उनको भी अच्छा लग सके. तो टिल देन बच्चों, थैंक यू सो मच एवरीबडी. देन बाय बाय. बाय बाय.